हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फेडरलिज्म। ऑलमोस्ट हम जितनी भी पॉइंट्स हैं इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। जो फेडरलिज्म हम लोग बोल रहे हैं उस फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, फेडरलिज्म का हम बोल सकते हैं कि फीचर्स क्या है, सारे पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग देखेंगे कि अगर हम इस फेडरलिज्म चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा अराउंड 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि हमें ये चैप्टर जो है बहुत ढंग से समझ में आए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फेडरलिज्म। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, हमने जो पावर शेयरिंग पढ़ा था, हम बोल सकते हैं बहुत हद तक चैप्टर जो है वो उसको रिलेट करता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर सबसे पहले हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म क्या है, हम बोलेंगे फेडरलिज्म क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक फॉर्म है किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, ये गवर्नमेंट का फॉर्म है, और इसमें क्या है, अगर हम आगे बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided in which the power is divided। इसमें क्या है, पावर डिवाइडेड है। पावर किसके बीच में डिवाइडेड है, तब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स between central government and its various constituent units। ओके, हमने क्या बोला, फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरलिज्म इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट का फॉर्म है तो क्या है, इस फॉर्म के अंदर जो पावर है वो पावर क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर पावर क्या है, डिवाइडेड है। और वो पावर किसके बीच में डिवाइडेड है, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन okay, the power is divided between central government and its various constituent units। ठीक है, हम लोग वापस से देखते हैं, फेडरलिज्म क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसके अंदर पावर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और पावर जो है, पावर किसके बीच में डिवाइड हो रही है, पावर डिवाइड हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। क्या बोला हमने, पावर डिवाइड हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच। ठीक है, एक तो होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज अ फेडरल फॉर्म, इट इज अ फेडरल फॉर्म। ओके, इसी तरीके से एक और फॉर्म होता है, हम बोल सकते हैं द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, दो फॉर्म है गवर्नमेंट के, एक तो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक है हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल फॉर्म हमने देख लिया कि इसमें पावर डिवाइड हो रही है किसके बीच में। सेम अगर हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी फॉर्म में क्या होगा, अगेन ये फॉर्म है गवर्नमेंट का, बट इसमें पावर डिवाइडेड नहीं होगी। यूनिटरी फॉर्म में जो पावर है, पावर डिवाइड नहीं होती है। ओके, इज इट क्लियर? तो अभी हमने फेडरलिज्म का डेफिनेशन देखा। फेडरलिज्म फॉर्म था गवर्नमेंट का, ठीक है,
दो फॉर्म है गवर्नमेंट के, यूनिटरी एंड फेडरल, जिसमें अगर हम लोग बात करें यूनिटरी में पावर डिवाइडेड नहीं होती है और फेडरल में क्या होती है, पावर डिवाइडेड होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हम बोलेंगे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों है इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज अगर हम बात करें यहाँ पर पावर क्या है, डिवाइडेड है। पावर क्यों डिवाइडेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में अगर हम देखें तो इंडिया में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड है, उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स अलग है, तो इसीलिए बोला गया कि फेडरलिज्म में क्या है, टू फॉर्म्स में पावर डिवाइडेड है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, ये तो थी हमारी फेडरलिज्म की डेफिनेशन। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और एक और थर्ड गवर्नमेंट जो फॉर्म करी गई है वो कौन सी, हमारी लोकल गवर्नमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं पंचायत समितिज वगैरह, जो भी हमारी रूरल गवर्नमेंट वगैरह है वो सारी इस लेवल पर आ जाएगी। तो अगर हमसे कोई भी पूछेगा कि इंडिया का कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सा फॉर्म है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? फॉर श्योर। चलो अभी हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, इस डेफिनेशन को एक बार इसी फॉर्म में लिखना, डेफिनेशन में चेंजेस नहीं होंगे, डेफिनेशन इसी फॉर्म में आएगी। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं इसके कुछ की फीचर्स। ओके, फर्स्ट फीचर हम देखेंगे, अगेन हम इसको इसी फॉर्म में करेंगे। फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर है टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेम सिटीजन सेपरेट jurisdiction। नेक्स्ट है superiority of constitution। फोर्थ है rigid constitution। नेक्स्ट है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, एंड लास्ट है हमारा डुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये है हमारे कुछ की फीचर्स। की फीचर्स किसके हैं, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, फर्स्ट, अब इन फीचर्स को याद करने का तरीका देखो। हम इन फीचर्स को रिलेट करेंगे इंडिया के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। आई होप इंडिया के बारे में, इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हम लोग पता होगा। ओके, तो हम लोग
इसी चीज को देखते हुए हम लोग फीचर्स को समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट फीचर है देयर इज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया इंडिया में कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? 3, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट फीचर क्या कह रहा है कि फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर वो होगा जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट फीचर क्या था इसका? फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर यही था जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। और वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? अगर हम लोग बात करें तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड है सेम सिटीजन सेपरेट जुरिसडिक्शन। अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे कोर्ट कितने हैं? मतलब अगर हम लोग बात करें तो क्या हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं जाकर? नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगेन वही होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हम लोग बात करें, जो कोर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सेम सिटीजन्स को गवर्न कर रहे हैं, बट सबका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो क्या है? डिफरेंट है। ओके। सेकंड है सेम सिटीजन एंड द सेपरेट जुरिसडिक्शन। थर्ड है सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बात करें, 9th में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ा है, ओके। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम जितनी भी पॉइंट्स बोलें, भले से वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी पावर्स को अनलिमिटेड एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई भी पावर्स को अनलिमिटेड वे में यूज में नहीं ले सकता है। सबकी क्या है? लिमिट्स है, सबकी पावर्स जो है वो डिफाइन है। और वो पावर्स कहाँ लिखी हुई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सबसे ज्यादा सुप्रीम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो कोई भी डिसीजन लेना है, भले से वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सारे डिसीजन, सारी ड्यूटीज, इन्हें जो भी सुप्रीम कोर्ट में इनके पास में राइट्स है, इन्हें उसी के अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि भाई 10 लोगों ने आकर बोल दिया कि इस रूल को चेंज करो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना ही हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें चेंजेस पॉसिबल है, बट वो चेंजेस पॉसिबल कैसे हैं? वो चेंजेस पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ओके। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो जाएंगे, नहीं। पहले सारे लोगों का पब्लिक ओपिनियन गैदर किया जाता है, देखा जाता है कि क्या सच में इसको लेकर के लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं। अगर आपको याद हो, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ था तब बोला गया था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा डिजाइन नहीं किया है जो कि स्टैटिक हो, जो स्केर्ड हो, या फिर जो अनऑल्टरेबल हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें चेंजेस पॉसिबल है और हम उसमें ऑल्टरेशंस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ना ही तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पॉसिबल है, बट वो चेंजेस कैसे होते हैं? जब लोगों की नीड्स
जो है अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट लोग चाह रहे हैं कि हाँ इस लॉ में चेंजेस आने चाहिए। एक चीज और, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा, ठीक है। अब मेनी या टाइम्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। ओके, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि प्लीज डू नॉट चेंज द डिसीजन, जो है लॉ जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं चेंजेस होने चाहिए, हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, वही सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा। अगर किस इन केस कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि क्या किया जाए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वही एप्लीकेबल होता है, देन उसमें चेंजेस नहीं किए जाते, ठीक है, देन उसमें चेंजेस नहीं किए जाते। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे इंडिया में जितने भी डिसीजंस आते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं? घर पे फोन तो नहीं आता कि डिसीजन आने वाला है, नहीं। जितने भी डिसीजंस वगैरह जो मेजर डिसीजंस सुनाए जाते हैं, अगर जैसे अगर हम लोग बात करें, अभी वो राम मंदिर वाला आया था, ठीक है, राम मंदिर का हो या फिर और भी जो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, ये सारे डिसीजन कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए बोला कि जो हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, वो सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में। जो सारे फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट ही लेता है। इसमें किसी तरह के कोई भी ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट अपने दोस्त को चीज दे रहा है, ये एकदम हम बोल सकते हैं सेपरेटली वर्क करता है। इसमें किसी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, ना ही पीएम मोदी जी कुछ बोल सकते हैं और ना ही प्रेसिडेंट कुछ इसमें बोल सकता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही क्या होगा, फाइनल होगा। ओके, लास्ट है डुअल ऑब्जेक्टिव्स। डुअल ऑब्जेक्टिव्स के दो पॉइंट्स थे, टू accommodate regional to accommodate the regional diversity, to accommodate the regional diversity, or to promote the unity, to promote the unity। ओके, क्या है ये डुअल ऑब्जेक्टिव्स? फेडरलिज्म में बोला गया कि फेडरलिज्म के दो डुअल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो बोला कि जो भी हमारी अलग अलग जो रीजनल डाइवर्सिटी है, हमें इसे अकोमोडेट करना है, मतलब हमें सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, हमें किसी के बीच में किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करना है। और नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट बोला कि हमें कंट्री में यूनिटी को क्या करना है? प्रमोट करना है। ये हमारे दो क्या रहेंगे? डुअल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। एक बार वापस से देखते हैं। हमने सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन डिस्कस करी। ओके, फेडरलिज्म की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि भाई ये एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें पावर क्या है? डिवाइडेड है। और पावर किसके बीच में डिवाइडेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। फिर हमने बात करी इंडिया की कि इंडिया क्या है, तो हमें पता लगा डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर बोला कि अच्छा आपने ऐसा तो बोला कि इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसको देखकर आपने बोला कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ओके, देन हमने फीचर्स देखे। तो हमने सबसे पहला फीचर देखा कि क्योंकि इंडिया में दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमने अभी डिस्कस करी देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो बोला कि क्योंकि इंडिया में मोर देन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इसलिए। ओके, नेक्स्ट, सेम सिटीजन सेपरेट जुरिसडिक्शन है। यहाँ पे अलग अलग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग लेवल्स पर उनको बनाया गया है। वो लोग सेम सिटीजन को क्या करते हैं? डिसीजन देते हैं, बट सबका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थर्ड, अगर हम बोले इंडिया में सबसे ज्यादा सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसने बोला कि हाँ भाई जहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो सुप्रीम है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है।
नेक्स्ट, जहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। इसने रिजिड वर्ड इसलिए उसमें लिया है, नहीं तो ये क्या बोलता, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब इजीली चेंजेस हो जाते हैं, बट अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली चेंजेस नहीं होते। ओके, नेक्स्ट है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। सुप्रीम अथॉरिटी क्या है कोर्ट की, कि जो भी फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जो भी फाइनल डिसीजंस होते हैं, वो सब कौन ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले रही है। और ये भी हमने देखा है कि जितने भी फाइनल डिसीजंस आते हैं, ठीक है, अगर भले से अगर अभी आप ये कोविड को लेकर देख लो, ठीक है, जितने भी डिसीजंस आ रहे हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स वगैरह, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, किसी के कहाँ डिसीजन जा रहे हैं, किसी के कहाँ कुछ जा रहा है, तो ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट। एंड लास्ट उसने बोला इसके क्या है, डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या बोले भाई, डुअल ऑब्जेक्टिव्स यही बोले कि एक तो हमें कंट्री की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, और हमें कंट्री में यूनिटी को क्या करना है, प्रमोट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया? ये पॉइंट्स शॉर्ट में हम लोग नोट कर सकते हैं। अगर हमें ये हेडिंग समझ में आ गई तो हम इनके डिस्क्रिप्शंस जो है वो इजीली लिख सकेंगे। नोट से कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि हमें इसके अंदर क्या रखना है। हेडिंग समझो, अगर हेडिंग समझ में आई है, अपने आप इसके अंदर का जो मैटर है उसे लिखने की कोशिश करो। और आप लोगों का होमवर्क जो है वो यही है, कोई भी नोट्स में नहीं देखेगा, और जो भी हमने ये फीचर्स को डिस्कस किया है, आप लोग सब कॉपी में इन फीचर्स का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे एंड चेक कराएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, द बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पावर। ओके, और इसको हम एक डिफरेंस के थ्रू समझेंगे। कमिंग टुगेदर, एंड एक और है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, ओके, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, एक बार पहले इसको हिंदी में समझते हैं, अगर समझ में आ गया तो नोट्स में लिखा हुआ है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन हम कहते हैं कि ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये कंट्री सी है, और ये कंट्री डी है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है वो क्या करती है, वो साथ में मिलकर के एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर लेती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, अब अकेले तो डर लगता है, तो हम लोग हमारी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, लड़ाई हो गई भाई, चलो भाई लड़ने चलना है। कहाँ लड़ने चलना है? अकेले नहीं जाएंगे हम, पूरे ग्रुप को लेकर जाएंगे। पूरे ग्रुप को क्यों लेकर जा रहे हैं हम? लड़ाई करने जा रहे हैं तो, ताकि यूनिटी रहे, सिक्योरिटी रहे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही होता है, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो क्या करती है, साथ में मिलकर एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर लेती है। ध्यान रखना,
ये स्मॉलर कंट्रीज है, दीज आर द स्मॉलर कंट्रीज, और ये स्मॉलर कंट्रीज साथ में मिलकर क्या फॉर्म कर रही है, एक बिगर यूनिट। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रही है, एक बिगर यूनिट फॉर्म कर रही है। ओके ओके, अभी हमने देखा कि छोटी छोटी कंट्री साथ में मिलकर एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर रही है। बड़ी यूनिट क्यों फॉर्म कर रही है, ये बड़ी यूनिट इसलिए फॉर्म कर रही है सो एज टू इंक्रीज देयर sovereignty and security. Is it clear? ठीक है, कमिंग टुगेदर तो ये हो गया। अब होल्डिंग टुगेदर क्या होगा, अगर हम होल्डिंग टुगेदर की बात करें तो होल्डिंग टुगेदर क्या होगा, होल्डिंग टुगेदर होगा एक बड़ी कंट्री, सपोज इंडिया, एक बड़ी कंट्री डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, एक बड़ी कंट्री डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, डिफरेंट एरियाज में डिवाइड हो गई है। ऐसा क्यों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया हमारे होल्डिंग टुगेदर पॉइंट के अंदर इसलिए है क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक बड़ी कंट्री को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करा, सो एज टू accommodate regional diversity, so as to accommodate regional diversity, and we can say so as to promote unity. बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कमिंग टुगेदर, साथ में मिलना। हम लोग सब साथ में क्यों मिल रहे हैं, लड़ाई हो गई है इसलिए हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए, तो वो आ जाएगा कमिंग टुगेदर में। कमिंग टुगेदर में इसमें एक बहुत मेन चीज होती है, क्या हुआ, लास्ट ईयर एक बच्चे ने, ये तो सही लिख दिया, इसमें लिखा कि एक बड़ी कंट्री छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड हो जाती है, और एग्जाम्पल दे दिया इंडिया। इंडिया ने अपनी पार्ट्स को कब डिवाइड किया, दूसरी कंट्रीज में नहीं, इंडिया सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। तो इधर हम लोग जो वर्ड यूज में लेंगे सोशल ग्रुप्स, ओके, एंड इधर जो हम लोग वर्ड यूज में ले रहे हैं स्मॉलर कंट्रीज फॉर्म अ बिगर यूनिट। समझ में, अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, चार अलग अलग कंट्रीज है साथ में मिली है, ठीक है, क्या इनके पास में पावर इक्वल होंगी या फिर हायर टू लोअर लेवल डिवाइडेड होगी, नहीं, यहाँ पर सबके पास में क्या होंगी, इक्वल पावर, क्या होंगी, इक्वल पावर होगी। इक्वल पावर क्यों होगी सबके पास में, सबके पास में इक्वल पावर इसलिए होगी क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, और डिफरेंट कंट्रीज साथ में मिलकर के एक बिगर यूनिट क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। सेम अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर इंडिया एक कंट्री है, और इंडिया जो है वो स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर जो पावर्स है वो क्या होंगी, डिवाइडेड होंगी। और पावर्स डिवाइडेड कैसे होंगी, फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, ठीक है, हायर से लोअर लेवल में पावर्स क्या होंगी, यहाँ पर डिवाइडेड होंगी। समझ में आया, ये था हमारा होल्डिंग टुगेदर एंड द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इज इट क्लियर, हमने क्या पढ़ा, हमने आज फेडरलिज्म की डेफिनेशन को डिस्कस किया, और फेडरलिज्म की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद में हमने फेडरलिज्म के सारे फीचर्स को डिस्कस किया, एंड देन फेडरलिज्म के फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हमने एक बैलेंस ऑफ पावर के बीच में डिफरेंस समझा। ओके, हमने फेडरलिज्म के साथ साथ में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी समझा कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, उसमें
पावर्स डिवाइडेड होती है या नहीं होती है, हम लोग बोल सकते हैं सेम ऑपोजिट होता है फेडरलिज्म का। ठीक है, जो हमने फेडरलिज्म में लिखा है उसका ऑपोजिट हो जाएगा यूनिटी फॉर्म। एंड मेनी अ टाइम्स अगर हम यूनिटी फॉर्म की बात करें तो यूनिटी फॉर्म एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मेनी अ टाइम्स एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिटवीन फेडरलिज्म एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक होमवर्क तो आपका फीचर्स जो है, आपको फीचर्स लिखने सारे, ठीक है, और फीचर्स को लिखने के बाद में एक और हमें क्या करना है, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म के बीच में हमें क्या करना है, लेक्चर्स सॉरी डिफरेंस लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके।